नमस्कार बच्चों। एमपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में इतिहास विषय से आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं। दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं डी के पांडे। सबसे पहले हम लोग 2019 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन 2019 में पूछे गए प्रश्नों को देखने से पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। जैसे ये कि अब एमपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का ट्रेंड चेंज हो गया है। 10 शब्दों में, 50 शब्दों में और 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। इसके अलावा जो एक और चेंज हुआ है वो ये कि विश्व इतिहास अब आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस से हटा दिया गया, अर्थात आपको एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न, इंडियन हिस्ट्री को ही पढ़ना है। वही प्रीलिम्स में भी है और वही मेंस में भी है। तो सबसे पहले हम लोग 2019 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। छोटे प्रश्नों को सबसे पहले लेते हैं, फिर हम लोग एंशियंट को सबसे पहले पूरा करेंगे, फिर मेडुअल को, फिर मॉडर्न को। इसी सीक्वेंस में जो भी मुख्य परीक्षा के पेपर्स हुए हैं जिन जिन वर्षों में, उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आया है ऋग्वैदिक पंचजन के बारे में। यह 3 अंक का जो है प्रश्न है और इसमें शब्द लिमिट को अगर आप देखो, नए ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसको आपको 10 शब्दों में लिखना है। थोड़ी सी आंसर की टेक्निक मैं आपको बता दूं बच्चों। देखो, ध्यान रखो, आप छोटे छोटे जो भी प्रश्न आएंगे 3 अंकों के, उनमें आपको 10 शब्द लिखना है। 10 शब्द में आपको कोई परिचय नहीं देना है। ध्यान रखेंगे, कोई परिचय नहीं देना है, सीधे सूचना देनी है। अब जैसे पंचजन आ गया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख है कि अनु, द्रह, यदु, तुर्वस और पुरु। क्या क्या है? अनु, द्रह, तुर्वस, पुरु और यदु। तो ये 5 जन हैं, इन्हीं पर उत्तर है। अगर आपने अनु, द्रह, तुर्वस, पुरु और यदु ये 5 नहीं लिखा और चाहे जितना लिख दिया आपने, आपको कोई अंक नहीं देगा। देगा भी तो 3 में 1 अंक देगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इसे पंचजन के बारे में, यानी अनु, द्रह, तुर्वस, पुरु और यदु के बारे में जानकारी है कि नहीं। अब इसका मॉडल आंसर कैसे लिखें आप कि आपको कम से कम वो 2 दे और 2.5 भी दे दे। तो इसी में आप ऋग्वेद जोड़ दें। सबसे पहले ऋग्वेद में अनु, द्रह, तुर्वस, पुरु, यदु जन का उल्लेख जिसका प्रमुख राजा जन राज्य जैसा था। अब ऋग्वेद यानी स्रोत आ गया कि आपको कहां से जानकारी मिली कि ऋग्वेद में ये चीजें हैं। ऋग्वेद में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने लिखा कि ऋग्वेद में अनु, द्रह, तुर्वस, पुरु, यदु जन का उल्लेख जिसका प्रमुख राजा जन राज्य जैसा था। जन को आप कबीले के रूप में भी देख सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट शो करना है कि यह राज्य जैसा था, क्योंकि 10 शब्द ही चाहिए। तब आप गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11
12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 7 शब्द ज्यादा हो गए हैं आपके। अब आप क्या करोगे कि इसमें से कटौती करोगे तो उत्तर की आत्मा कट सकती है। समझ गए कि नहीं? 5 जन ऋग्वेद में अनुद्रह तुर्वस पूर्व यदु जन का, जिसका अब यहां से समझाने के लिए मैंने तो आपको बता दिया, अब ये मिटा दो यहां से, जन का प्रमुख राजा सेट करो। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न रिपीट होता है तो आपको जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूं यही पुट कर दो, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इतिहास में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले उस स्रोत का उल्लेख करो। तो ऋग्वेद में अनुद्रह तुर्वस पूर्व यदु जन का प्रमुख राजा, उल्लेख है। अब वैसे तो बहुत सारे जन का उल्लेख है, राजनीतिक संदर्भ में बहुत सारे विवरण, बाद में तो अब इन्हीं सारी चीजों को बढ़ाना हो तो आप बढ़ाते चले जाओ। मेरा कहना यह है बच्चों कि इस 10 शब्द को आप 200 शब्द में बढ़ाने की ट्रिक डेवलप करो, टेक्निक, राइटिंग स्किल डेवलप करो। 200 शब्द को 10 शब्दों में, क्योंकि वही क्वेश्चन हो सकता है आपसे 10 शब्द में पूछ ले, वही 200 शब्दों में पूछ लो। तो कैसे भाषा के माध्यम से इलेबोरेट कर दो आप कि 200 शब्दों का हो जाए, और कैसे 10 शब्द में लिखना है तो आपने अनुद्रह तुर्वस पूर्व यदु जन का प्रमुख राजा था उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद में। अब ये आपका स्रोत आ गया, जन आ गया, पांचों जिसको पूछा है इसका प्रमुख राजा यानी जन राज्य के इक्विवेलेंट था, ये भी उल्लेख मिलता है। वर्ड लिमिट को विशेष ध्यान रखो। 2-4 शब्द अगर आपके ज्यादा हो जाएं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको फांसी दे देगा वो, लेकिन फिर भी अब आप गिनो। और इसके लिए एक काम और करना, मान लीजिए मैं तो जो भी प्रश्न आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा, या मेंस की क्लास में हम चूंकि सिलेबस जब पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, उसमें बीच बीच में हम मॉडल आंसर आपको देते रहेंगे। मॉडल आंसर देने से होगा ये कि आपकी आदत में आ जाता है लिखने के कि अच्छा है इसमें ये गुरुजी ने बता दिया है, तो सारा लगभग आपको जब पेपर उठाएंगे तो 90% से ज्यादा चीजें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। तो सीधे पुट करना है अगर आप दिमाग में रख लिए हैं अच्छे से। लेकिन यहां आपको क्या करना है, यहां आपको ये देखना है, इस चीज की प्रैक्टिस कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जिसको आपको समझ के लिखना है। मटेरियल, सारा मटेरियल कंटेंट आपके दिमाग में है, लेकिन आपको फॉर्मेट नया बनाना है, क्योंकि डिमांड ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल नया है। कुछ कुछ नए क्वेश्चन भी हम बनाते हैं और नए क्वेश्चनों से रिलेटेड चीजें मैक्सिमम मिल ही जाती हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो लगभग 95% के आसपास मिल जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। यूपीएससी यानी आईएएस मेंस में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, उसमें भी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अब यहां फिर से आप कैलकुलेट करो, ये सारी चीजें यहीं तक मैं बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, उसमें सीधे आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है। तो जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे, जिनको मेंस देना होगा, वो क्या करें, तमाम समस्याएं आएंगी, गुरुजी कंटेंट, भाषा, शब्दों का उपयुक्त चयन कैसे करें, इन सब को लेकर के तमाम जो है कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में आती है, तो इसका एक सोल्यूशन मैं निकाल रहा हूं। अब इसमें आप फिर से गिनो इसको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर भी 4 शब्द हैं, लेकिन अब ये 4 शब्द चल जाएंगे। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, यानी 10 की जगह 12 14 15 शब्द, इससे ज्यादा तो ना ही लिखो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड लिमिट 10 शब्द का कर दिया है, सूचना ही देनी है सिर्फ आपको। जन क्या था, जन का प्रतिनिधि क्या था, क्या उल्लेख है, कितनी बार ऋग्वेद में जन का उल्लेख है, अब इतना विश्लेषण का स्कोप नहीं है।
लेकिन यहां आपने क्या किया कि स्रोत बता दिया, पंच जन लिखा तो पांचों जन का नाम जैसे लिखा, 1.5 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया सीधे सीधे। अब आपको मिनिमम 1.5 नंबर तो यही दे दिया क्योंकि इस बच्चे ने पांचों जनों का उल्लेख कर दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समझो मेरी बात को। तो 5 जन का उल्लेख कर दिया। फिर जन क्या है? जन का प्रमुख राजा होता था। राजा जैसे ही आप लिखोगे इसका मतलब जन राज्य के इक्विवेलेंट हो जाए। राजा तो राज्य का ही होता है। तो कुछ चीजें इनहेरेंट रूप में भी आपको लिखना है, यही डिप्लोमेसी होती है आंसर की। वर्ड लिमिट में इनहेरेंट चीजों को भी लिखो आप, क्योंकि शब्द क्रॉस नहीं करना है, जितने में लिखना है बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए ठीक है, लेकिन 10 शब्द को 20 शब्द में आप नहीं लिखेंगे। वो सीधे क्या करेगा, जैसे फिर मान लीजिए इसमें तो 14 शब्द है, इससे बढ़ा नहीं तो फिर यहीं पर वो फुल स्टॉप कर देगा। इसमें देखेगा कि उसने किस स्तर का क्या क्या चीजें लिखा है, क्या उसने इस पंचजन नामक शब्द को लिख दिया है, बस हो गया। अब जैसे इसमें आपको वो 2.5 नंबर भी दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये बताया कि ऋग्वेद में है 5 जन है, इनका प्रमुख राजा है, इसका मतलब जन जो है राज्य के इक्विवेलेंट। अच्छा, आंसर में हमेशा बेहतर करने की संभावनाएं होंगी, हमेशा बेहतर करने की संभावनाएं होंगी। इसलिए आप कम से कम इतना लिख दो कि उतना नंबर मिल जाए कि आप अंडर 10-20 में आ जाओ। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। तो इस तरह से आप पंचजन को लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें चेंज करने को आप ऐसा भी नहीं कि जैसे मान लीजिए 5 जन लिख दिया, 5 जन इसका प्रमुख राजा जन राज्य के जैसा था, इसको भी आप सेट कर सकते हो, उल्लेख की जगह सेट कर सकते हो। तो हमेशा संभावनाएं रहने लगी, लेकिन बेसिक नहीं भूलना आपको। किसी भी प्रश्न का जो बेसिक होता है वो नहीं भूलना है। और बेसिक में 2 चीजें, ऋग्वेद है और ये 5 जन है, जन का प्रमुख राजा है। इसको अगर आपने नहीं लिखा आंसर नहीं हो। तो पंचजन के माध्यम से मैंने आपको 10 शब्दों में यह बताने की कोशिश की कि आपको सूचना देनी है, स्रोत देना, क्या क्या विशेषता है और कहां से इसकी जानकारी मिलती है। इस रूप में इसकी आप प्रैक्टिस करें। कल को मान लीजिए रित दे दे, दसराज दे दे, सभा समिति दे दे। अब नए नए प्रश्न मैं आपको बना दे रहा हूं, यानी इनकी प्रैक्टिस आप करो। इन सब की प्रैक्टिस मेंस वाले जो है क्लास में ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि 10 शब्दों में आप सभा समिति को कैसे लिखोगे, 10 राज की युद्ध को कैसे लिखोगे, या रित को कैसे लिखोगे, या भारत जन के बारे में क्या लिखोगे। तो ये सारी नए नए प्रश्नों की भी प्रैक्टिस हम कुछ ना कुछ आपको बताएंगे हर प्रश्न में। अब आपके दिमाग में आ गया गुरुजी पंचजन बता दिया, मैं रित की प्रैक्टिस खुद करता हूं, 10 राज की भी, सभा समिति की प्रैक्टिस करता हूं। क्योंकि पंचजन पूछ लिया तो इसके अलावा और क्या पूछने की संभावना है, ये आपसे पूछ सकता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बसुबंधु है, बसुबंधु। अब बसुबंधु पर आपको 10 शब्द में लिखना है, तो क्या लिखोगे? बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध वैभाषिक दार्शनिक ने अभिधम्म कोश की रचना की, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। अब आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपको 2 से ज्यादा नंबर देगा, वो 2.5 नंबर दे देगा इसमें। आपने बौद्ध वैभाषिक दार्शनिक ने, वसुबंधु के बारे में, बौद्ध वैभाषिक दार्शनिक ने अभिधम्म कोश की रचना की, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश। क्रक्स आप निकाल के रख दिया।
इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उनको आप 10 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको मैं एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न सारे प्रश्नों को बता देंगे। मतलब जो मेंस की क्लास होती है उसमें सारा डिटेल पूरी लिस्ट ही दे देते हैं। बस आप प्रैक्टिस करो, पुट करो, मजिस्ट्रेट बन जाओ। हाँ, साधना करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बड़े बड़े क्वेश्चन जब आप लिख कर दोगे जब आप उसमें कोर्स में, तो वो आपका चेक होके तुरंत पहुंच जाएगा। हमारी टीम चेक करेगी, तुरंत आपके पास पहुंचा देगी। स्पेशली बच्चों, जब आप 100 शब्द में और 200 शब्द में जब लिखते हैं तब उसमें ज्यादा कॉम्पैक्ट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। 10 शब्दों में तो मान लीजिए आपने सूचना दे दी, यहां भी मैंने वसुबंधु के बारे में एक सूचना दी, लेकिन सूचना इतनी सॉलिड दी कि वो आपको 2.5 नंबर भी दे सकता है 3 में। क्यों? क्योंकि आपने विश्वकोश बता दिया कि इंसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म है, ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। और इसमें एक चीज और बता दी, वसुबंधु एक दार्शनिक हैं वैभाषिक मत के, बौद्ध वैभाषिक दार्शनिक। मान इसमें बौद्ध तो मोटे तौर पर, वैभाषिक यानी हीन यान के 2 पक्ष हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक, तो वैभाषिक मत आ गया। अब वैभाषिक मत आते ही यानी दिमाग में उसके आ गया कि इसका मतलब ये बाह्य प्रत्यक्षवाद को जानता है। बाह्य प्रत्यक्षवाद को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर दे रहा हूं, मॉडल आंसर तो आपको मैंने दे दिया, इतना आपको लिखना ही है। इज इट क्लियर? तो ये आप जरूर लिखें कि कैसे चीजों को हम गागर में सागर भरने वाली कहावत को चरितार्थ करें। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि टीचर क्या समझ जाएगा, टीचर समझेगा अच्छा से बौद्ध है दार्शनिक। वैभाषिक यानी बाह्य प्रत्यक्षवाद, वैभाषिक क्या कहता है? वैभाषिक यही कहता है कि हम प्रत्यक्ष के माध्यम से ही चीजों को जान सकते हैं। बाद में इसका विरोध करता है स्वतंत्र कि नहीं, हम प्रत्यक्ष से ही चीजों को नहीं जानते हैं, अन्य माध्यमों से भी जान सकते हैं। अनुमान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हर दर्शन या हर जो है दार्शनिक विचारधारा की अपनी एक स्पेसिफिक विशेषता होती है, विशिष्ट बातें होती हैं, उनको हम देखते हैं। तो यहां वैभाषिक के माध्यम से आपने ये भी इंडिकेट कर लिया कि मैं वैभाषिक मत को भी जानता हूं। बौद्ध धर्म का वैभाषिक है, वसुबंध यही दार्शनिक है। इन्होंने यह लिखा अभिधम्म कोश, और ये क्या है? यह बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। इस तरह से यह आपका एक मॉडल आंसर तैयार हो। इनको आप इस तरह से देख सकते हैं। वैसे इसमें और बढ़ाने की संभावनाएं नहीं है, इतना आना चाहिए आपको कम से कम कि ये लिख देंगे तो यानी इसमें 3 सूचना आपने दे दिया, वैभाषिक मत दे दिया, बौद्ध धर्म का विश्वकोश है ये, अब अभिधम्म कोश है, ये उनकी रचना है। तो 3 बातें स्पष्ट कर दिया। इस रूप में जो है ये एक मॉडल आंसर हो गया। मिनिमम आपको देगा 2 नंबर, नहीं तो फिर 10 नंबर में खुद ही मॉडल आंसर जारी करे कमीशन, जो भी कमीशन हो, कि वो 10 शब्दों में क्या और चाहता है। क्योंकि 10 शब्द हमें सूचना देनी है, लेकिन सूचना के लिए भाषा भी, तो सूचना को भाषा के माध्यम से मिनिमम व्यक्त करने में इससे ज्यादा क्या संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि वर्ड लिमिट है। यहां भी 14 शब्द है, लेकिन 10 का 14 चल जाएगा। दिमाग में रखो, 2-4 शब्द चल जाए, लेकिन 10 का 20 नहीं चलेगा। 20 आप लिखोगे तो हो सकता है कि आपको 14-15 शब्द तक पहुंचते हुए फिर लाइन, रेड लाइन मार दे। उसके बाद आपने बहुत अच्छा लिखा है, बेकार है। ध्यान रखेंगे आप। इसलिए सीधे हिट करो आप, नैनो टेक्नोलॉजी की जैसे सीधे कैंसरस सेल पर हिट करता है, वैसे ही काम करना है आपको, सीधे पॉइंट आउट करो। इज इट क्लियर? तो इस ढंग से इनको आप 3 बातों को ध्यान में रखो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य काल में तीर्थ, मौर्य काल में तीर्थ। अब तीर्थ पे आपको क्या लिखना है? केंद्रीय विभाग, केंद्रीय विभाग संख्या 18 उल्लेख
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उदाहरण प्रधानमंत्री समाहर्ता इत्यादि। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 शब्द में ही आ गया। अब इसमें आपने क्या बता दिया? केंद्रीय विभाग बता दिया, संख्या बता दिया, स्रोत बता दिया और उदाहरण से सिद्ध भी कर दिया। ये मॉडल है बिल्कुल, इसको पुट करोगे तो आपको 2.5 नंबर तक वो दे सकता है। 2 के बाद, क्योंकि 2 पर ही आप 2 नंबर देने का मतलब आपको मजिस्ट्रेट वो बना रहा है, एसडीएम आप बन रहे हो, ये पक्का मान के चलो आप। 2.5 दे रहा है तो इसका मतलब ये सोच रहा है कि ये फर्स्ट रैंकर बने, अंडर 10 अंडर 5 में आए। हर प्रश्न को दिमाग में रखो, हर प्रश्न को हमको ऐसे ही लिखना है। जैसे मैंने तीनों क्वेश्चनों को, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को अगर आप देखो तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखें। इनमें भी उन सारी चीजों को रखने की कोशिश की गई। केंद्रीय विभाग है तीर्थ, केंद्रीय विभाग, संख्या 18, उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उदाहरण प्रधानमंत्री समाहर्ता इत्यादि। कितना बढ़िया से सारी चीजों को आपने पुट कर दिया इसको। अब मान लीजिए इसी तीर्थ पर या केंद्रीय प्रशासन पर आपसे 100 शब्द लिखने के लिए आ जाए तो वो अलग ढंग का हो जाएगा अप्रोच। लेकिन यहां अब इससे ज्यादा संभावनाएं नहीं है कि प्रधानमंत्री समाहर्ता भी क्या था, इन विभागों का प्रमुख था। उदाहरण से सिद्ध कर दिया। तीर्थ क्या होता था? विभाग होता, केंद्रीय प्रशासन का विभाग होता है। केंद्रीय विभाग या आप केंद्रीय प्रशासन का विभाग, केंद्रीय प्रशासन का विभाग भी आप कर सकते हो, लेकिन केंद्रीय विभाग अपने आप में प्रशासन को शो कर रहा है, तो प्रशासन शब्द लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये विभाग है। तीर्थ बेसिकली क्या है? विभाग है, विभाग है और इसका जो प्रमुख है पद है प्रधानमंत्री, यानी प्रमुख मंत्री के रूप में। समाहर्ता एक तरह के वित्त मंत्री, गृह मंत्री के रूप में। सेनापति, युवराज, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपने 2 उदाहरण दे दिया, पर्याप्त है। हमने उदाहरण भी दे दिया 2, स्रोत भी बता दिया, प्रकृति भी बता दी, तीनों बातों को। इसलिए याद करो, मैं पहले ही बताया था कि 10 शब्द के प्रश्नों में कम से कम 3 सूचना होनी चाहिए। इससे ज्यादा की संभावना है 5 सूचना दे दीजिए, बहुत अच्छा, लेकिन फिर आपका जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस में एक खूबसूरती भी होनी चाहिए, तो वो खूबसूरती प्रभावित हो जाएगी। 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप 10 शब्द के आंसर लिखेंगे तो उनमें सूचना कम से कम 3 आपको देनी ही है। हो सकता है कल को आपसे 10 शब्दों में समाहर्ता पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। अब अर्थशास्त्र ही पूछ ले, कौटिल्य पूछ ले, अर्थशास्त्र पूछ ले आपसे, भाई 10 शब्द में कुछ भी, पर्सनालिटी पूछ ले, तो वो भी दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा कौटिल्य के बारे में हमको 10 शब्द में लिखना है, अर्थशास्त्र के बारे में 10 शब्द में हमको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? कौटिल्य आ गया, अर्थशास्त्र को जोड़ दो, अर्थशास्त्र लिखना है कौटिल्य को जोड़ दो। क्या? अब मान लीजिए, अब एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से आपको इसमें स्वयं दे देता हूं, ये तो मान लीजिए विगत प्रश्नों के उत्तर है, लेकिन अगर आपको कौटिल्य पर लिखना है या अर्थशास्त्र पर लिखना है
दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि जैसे आप कौटिल्य को लिखने की कोशिश करोगे, एक प्रश्न मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूं। मान लीजिए कौटिल्य आ गया, अब कौटिल्य पर आपको 3-4 इंफॉर्मेशन देनी होगी। क्या? मौर्य साम्राज्य का प्रणेता, मौर्य साम्राज्य का प्रणेता चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र का लेखक भारत का मैकियावली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें तो आपको पूरा भी दे दे नंबर को, हो सकता है पूरा भी दे दे। मौर्य साम्राज्य का प्रणेता चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र का लेखक भारत का मैकियावली है। कौन? कौटिल्य। कितनी इसमें सूचना आपकी दी गई, तुलना भी हो गई, कुछ कुछ प्रश्न हम आपको ऐसे बताएंगे तो आपके दिमाग में ये जाएगा कि अच्छा हाँ गुरुजी, इसमें तो ये चीजें ध्वनित हो रही। तो इस तरह से अब जैसे आने वाले पेपरों में अगर जैसे कौटिल्य आएगा तो आप इसको पुट कर देना सीधे, यद्यपि उसमें हम फिर से बता देंगे आपको, लेकिन यही चीजें रिपीट होंगी। ये तो मैं अपनी तरफ से आपको एडिशनल रूप में उदाहरण दे दिया, क्योंकि ये सब इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आएंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपसे 100 शब्दों में भी पूछ सकता है, 200 शब्दों में भी पूछ सकता है, उसमें विश्लेषण थोड़ा अलग हो जाए। तो आपको इस तरह से भी देखना होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे कौटिल्य के बारे में आप इतनी सूचना दे दिए। सबसे महत्वपूर्ण, मौर्य साम्राज्य का प्रणेता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है, अर्थशास्त्र का लेखक भारत का मैकियावली है। इस तरह से हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं कि आप कैसे 3 अंक के प्रश्नों को कैसे लिख सकते हैं। अब इसी में चेंज करके मान लीजिए कौटिल्य की जगह अर्थशास्त्र पूछ ले, तो अर्थशास्त्र के बारे में आपको डिटेल करनी होगी कि अच्छा हाँ, इसमें ये चीजें जो है देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में।